हे गाइस, स्टडी इजी कोड जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे जीएस फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी बेसिक बुक है अभी, जैसे कि मतलब जो भी एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं उसको हम कवर कर रहे हैं। बेसिक बुक नहीं, एनसीईआरटीज़ वगैरह को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उसको कवर कर रहे हैं। हमारा ये जीएस फाउंडेशन कोर्स का जो मेन एम है वो क्या है, यूपीएससी 2026 मेन एम हमारा ये है। ठीक है, जिसमें हम पॉलिटी और ज्योग्राफी की सीरीज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रही है। पॉलिटी में 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आ चुका है, ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। और ज्योग्राफी भी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम एकदम ईजी वे में, समझ लीजिए, हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, पढ़ना तो आप ही को है, मेहनत आप ही को करनी है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। इससे आप लोग का जो सीरियस प्रिपरेशन है उसमें आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो भी आगे लेकर के चलते हैं। थर्ड चैप्टर हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्शन। हमने देखा कि एग्जैक्टली इलेक्शन और डेमोक्रेसी दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, दोनों में रिलेशन क्या है। हमारा जो इंडिया है उसमें हमने डिफरेंट मोड ऑफ इलेक्शन भी देखा, जैसे कि एफपी, टीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट, पीआर रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों देखा ना। फिर हमने ये देखा कि हमारा जो इंडिया है उसमें इन दोनों में से कौन सा मोड अपनाया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि एफपीटीपी मोड हम ज़्यादातर अपनाते हैं और कुछ मतलब छोटे लेवल पे पीआर मोड भी हम अपनाते हैं। अब हमने इसके पीछे भी रीज़न देखा कि आखिर क्यों भारत में, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे इंडियन मेकर, वो एफपीटीपी पे क्यों ज़्यादा फोकस किए थे, पीआर पे कम क्यों किए थे। इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न है, वो हमने डिस्कस किया है। आई होप वहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। फिर उस वीडियो में हमने बताया था कि आगे हम रिजर्वेशन वगैरह पर बात करेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के ये आगे लेकर के चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा। हम इसको पूरा इजी करने का कोशिश किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो, जैसा कि पीछे हमने देखा, हम एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम को क्या किए हैं, अपनाए हैं। ठीक है, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ऐसा मेंशन किया गया है कि एफपीटीपी सिस्टम पर रिलाई करेंगे। एफपीटीपी का मतलब क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट। चलिए, जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा उसे भी समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक पोस्ट है, इस पे जो पहले पहुंच गया वो जीत गया। ठीक, एफपीटीपी सिस्टम का मतलब ये है। तो देखो, इसमें एक चीज समझ में आ रहा है ना, लोग सपोर्ट किसको करेंगे, जो फेमस चेहरा होगा। ठीक है, जो फेमस चेहरा होगा या जो बड़े लेवल पे होगा। जो छोटे लेवल पे होगा, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ होगा, जिसके पास बहुत सारे स्किल्स वगैरह नहीं होंगे, उनको क्या किया जाएगा, उन्हें लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आज की सोसाइटी में आप जानते हैं, जो बहुत हाईलाइटेड होता है उसी का हर कोई सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, प्रॉब्लम है कि नहीं, एफपीटीपी सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम है कि नहीं। देखो, इंडिया में हमने जब हिस्ट्री देखा, अभी तो आप लोग नहीं पढ़े होंगे, बट इंडिया की हिस्ट्री इतना तो आप लोग को पता ही होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा की है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये एक मेजर ग्राउंड रहा है लोगों को डिस्क्रिमिनेट करने का। वो चीज़ यहाँ पर भी लोग कर देते हैं। ठीक है, तो कास्ट के बेसिस पे यहाँ पर भी लोग जज कर लेते हैं और उस हिसाब से वोट देते हैं। तो जो छोटे लेवल पे होते हैं, मतलब कि जैसे हम अभी मान लेते हैं सोसाइटी में जो एससी वगैरह होते हैं, एसटी होते हैं, उनको पहले क्या किया जाता था, इतना सपोर्ट नहीं मिलता था। तो भारत में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलता ही है, वो कहीं कहीं अभी भी इस लेवल पर अप्लाई कर देते हैं लोग, जिससे क्या होता है, मतलब आज के टाइम में तो बहुत कम होता है, बट जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो यही सोच करके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे। तो क्या होता था, जो फेमस कास्ट वगैरह थी, मतलब कि हम आज कह सकते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग कि जो अपर क्लासेस के लोग थे, सॉरी अपर कास्ट के लोग थे, उनका लोग ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो जो छोटे लेवल पे थे, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स थे, उनको क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था। तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना उनके लिए। यही सारी चीज़ें सोच करके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो क्या किए, उन्होंने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ले आया। यही चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है, लिखा हुआ है, सॉरी। वी हैव नोटिस दैट इन एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम कैंडिडेट हु सिक्योर हाईएस्ट वोट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर इलेक्टेड। एफपीटीपी सिस्टम में हमने देखा कि वो कैंडिडेट जिसे ज़्यादा वोट मिलता है वो क्या होता है, इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है,
ये क्या हुआ, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के लिए डिसएडवांटेज हुआ ना उन लोगों के लिए। दिस इज इवन मोर सिग्निफिकेंट इन इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट। वी हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारी हिस्ट्री हमने देखा भी है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे और भी ज़्यादा थी। तो यही सारी चीज़ें सोच करके हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन शब्द का, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रखा है। ठीक है, चलिए जी, देखो है ना, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी एंड नीड टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फ्री फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप। ठीक है, अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई तभी ये चीज़ देखा गया था। जब हमारे पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, मतलब कि जब ब्रिटिश रूल था भारत में, तब भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया था, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं ये इंडिया के लिए कर्स था। यहाँ पे है देखो, कर्स टू इंडिया, मतलब कि श्राप था समझ लो। यही मेन कारण रहा डिवीज़न का। ठीक है, इंडिया के डिवीज़न का यही एक मेन कारण रहा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था, देखो मान लो ये एक जगह है। ठीक है, यहाँ पे जिस कम्युनिटी का पर्सन इलेक्शन में उठेगा, ठीक है, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मैं कर रही हूँ। जिस कम्युनिटी का पर्सन उठेगा उसी कम्युनिटी के लोग उसे वोट देंगे, बाकी कम्युनिटी के लोग नहीं दे सकते हैं वोट। यही था। ठीक है, electing a representative form of particular community, only those voters will be eligible who belong to that community। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव उठे हैं उनको वोट कौन दे सकता है, जो उस जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग वोट दे सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि ये हमारे लिए कर्स बना। इंडिया और पाकिस्तान जो डिवीज़न था उसका मेन रीज़न यही था। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने तो ये किया, बट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो सोचे कि अगर हम ये वाला पॉइंट दे देते हैं, कौन सा पॉइंट, जैसे ब्रिटिशर्स ने दिया था, तब तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंडिया 2 पार्ट में बटा है, और भी पार्ट्स में बट सकता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम रिजर्वेशन ले आएंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में। मतलब कि देखो होगा क्या रिजर्वेशन के थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मैनी मेंबर एक्सप्रेस्ड अ फियर दैट दिस विल सूट आवर पर्पस, दिस विल नॉट सूट आवर पर्पस, मतलब कि जो हमारा मेन पर्पस है ये तो उसको सूट ही नहीं करेगा और इंडिया में बाइफर्केशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा लोग सोचे। तो इन्होंने क्या सोचा कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करेंगे, मतलब कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाएंगे। इस सिस्टम में क्या होगा, all voters in constituencies are eligible to vote, but candidate must belong to a particular community or social section for which the seat is reserved। देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, ये है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, इसमें वोट हर पर्सन देगा। ठीक है, मान लो 4 लोग इसमें उठे हैं, अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें एक पर्सन एससी का है। ठीक है, बाकी 3 मान लो अलग कैटेगरी से हैं। तो क्या होगा, ये जो एससी वाला पर्सन है वोट हर पर्सन देगा, इस ग्रुप का, इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब देगा, लेकिन जो एससी वाला पर्सन है उसका कुछ सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्व्ड हो जाएगा। जैसा कि हमने पीछे भी देखा ना, इंडिया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ सीट इस पर्सन का जो एससी से बिलोंग करता है वहाँ क्या होगा, उसके लिए रिजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या रहा, बेसिकली रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट रहा। समझ में आया कि नहीं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो मेन रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। प्लीज़ गाइज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, और कोशिश यही करिए कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो देखो अब ये जो सीट रिजर्व रहती है ये किस बेसिस पे रहती है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे इनकी सीट रिजर्व्ड रहती है। ठीक है, कहाँ पे, ये लिखा हुआ है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की क्या होती है, सीट्स रिजर्व्ड होती है। ये सीट किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्व्ड होती है। ठीक, इनिशियली ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ 10 साल के लिए था। इनिशियली रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट 10 साल के लिए था, बट उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसके तहत बढ़ाया गया, और अभी ये कब तक के लिए है, 2023 तक के लिए। देखो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इस टाइम को और भी एक्सटेंड कर सकती है, और वो करेगी। ठीक, जो सोशल ग्रुप्स हैं सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, ऐसा कह सकते हैं हम कि ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा ही। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग
ये रिजर्वेशन होता है। तो जो 543 इलेक्टेड सीट्स हैं उसमें क्या है, लोकसभा में 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं और 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। 2019 के अकॉर्डिंग 543 सीटों में से 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, वहीं पे 47 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। देखो अब क्या मेन पॉइंट आता है, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, किस बेसिस पे होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, सारी चीज़ें हमने देख लिया। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है, क्या होता है, सब। अब हमारे माइंड में या आप लोग के माइंड में मेन क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये जो रिजर्वेशन है ये डिसाइड कौन करता है। ठीक है, या ऑन व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन है वो कौन करता है। देखो, एक इंडिपेंडेंट बॉडी डेलिमिटेशन कमीशन बनी है जो कि क्या करती है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन करती है। ये ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी 2023 में पूछ चुका है। ठीक है, तो डेलिमिटेशन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन का जो है वो डिसाइड करती है। ठीक, देखो डेलिमिटेशन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट होता है, किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं। ठीक, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डेलिमिटेशन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और काम किसके साथ करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ये काम भी करते हैं। अपॉइंट किस लिए करते हैं, मेन काम, मेन पर्पज इनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को ड्रॉ करना। मतलब अभी हमने देखा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कौन सी बाउंड्री, कहाँ तक बाउंड्री होगी, कौन सी नहीं, समझ लो कहाँ तक बाउंड्री होगी, ये कौन करता है, डेलिमिटेशन कमीशन करते हैं। जब ये बाउंड्री कर लेते हैं उसके बाद ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर लोकेशन में देखते हैं पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, SC ST वगैरह की पॉपुलेशन क्या है और उस हिसाब से ये रिजर्वेशन देते हैं। तो मेन काम क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके बाउंड्री को सेटअप करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, अपॉइंटेड फॉर पर्पज ऑफ ड्राइंग अप बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल ओवर द कंट्री, कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ SC ST इन दैट स्टेट। उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर ड्राइंग बाउंड्री डेलिमिटेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब एक बार बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं कि ठीक है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बाउंड्री होगी, जैसे समझ लो इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हर एक पार्ट का क्या करेंगे, पॉपुलेशन चेक करेंगे, उस पॉपुलेशन में कितना परसेंट पॉपुलेशन SC है ST है, उस हिसाब से रिजर्वेशन करेंगे। ठीक, डेलिमिटेशन कमीशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इनका काम क्या है, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, काम किसके साथ करते हैं, सारी चीज़ें समझ में आई। ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग SC ST का सीट्स वगैरह रिजर्व करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर एक डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब जो एकदम ही माइनर होगा, हर ग्रुप के लिए रिजर्वेशन नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप। अब बताओ अगर इतना गवर्नमेंट करेगी तो इतना काम नहीं ना कर पाएगी, मतलब कि समझ लो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नंबर में डिसएडवांटेज ग्रुप, अदर डिसएडवांटेज ग्रुप भारत में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कुछ का ही कॉन्स्टिट्यूशन ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन करती हैं। ठीक, समझ में आया। चलिए जी, अब देखो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में विमेन के भी रिजर्वेशन को लेकर के बात हुई थी। तो अभी आप लोगों ने देखा ही है, तो विमेन को भी रिजर्वेशन मिला था। ठीक है, लोकसभा और स्टेट असेंबली में विमेन को भी रिजर्वेशन मिला था, क्या मिला है। ठीक, और रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में तो ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे 1/3 सीट विमेंस की रिजर्व्ड रहती है। ठीक है, बाकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देखे कि नहीं, विमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसमें क्या हुआ, लोकसभा और सभा में, लोकसभा और विधानसभा में विमेन का रिजर्वेशन किया गया था। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा, SC ST और विमेन का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। लोकसभा स्टेट असेंबलीज में विमेंस को भी रिजर्वेशन दी गई है, अच्छी खासी दी गई है। साथ ही साथ रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज को में भी विमेंस को रिजर्वेशन दिया गया है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, अरे नाम से ही क्लियर हो रहा बाबा, विमेन को रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, आया समझ में, कोई प्रॉब्लम? चलिए जी, अरे समझ में तो आ जाना चाहिए, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो आउटपुट दीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो, अगर इलेक्शन सिस्टम को हमें ट्राई करना है कि हमारा इलेक्शन सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो कैसे देखेंगे बताइए? अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्शन सिस्टम सही है। किसी पर्टिकुलर जगह पे, से मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर भारत में फ्री और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि वोट देने का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है सारा, अगर ये सारी चीज़ें, सारा मतलब इलेक्शन का सारा जो प्रोसेस है वो फ्री हो रहा है, फेयर हो रहा है, मतलब किसी प्रेशर में नहीं, किसी डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू नहीं, ये सारी चीज़ों के थ्रू नहीं हो रहा, अगर ये सारी चीज़ें सही से चल रही हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि उस पर्टिकुलर जगह, मतलब कि भारत में इलेक्शन सिस्टम सही चल रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी को टेस्ट करने के लिए क्या देखेंगे? देखो, वही सेम चीज़ है कि नहीं? डेमोक्रेसी, किसी पर्टिकुलर जगह पे इलेक्शन सिस्टम सही रहेगा तभी हम मानेंगे कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है। एग्जाम्पल भारत का ले सकते हैं, भारत में इलेक्शन सिस्टम पूरा फ्री एंड फेयर प्रोसेस से होता है। ठीक है, और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है कि नहीं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? मतलब कि अगर हमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर जगह इलेक्शन सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं, तो क्या देखेंगे? अगर वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह पे इलेक्शन सिस्टम सही चल रहा है। ठीक, चलिए। अब आता है ना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। देखो, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेथड ऑफ इलेक्शन तो बताता ही है, इलेक्शन का मेथड तो बताता ही है, साथ ही साथ वो दो क्वेश्चन के और आंसर देता है। कौन कौन से? पहला, वोटर कौन होगा, मतलब कि वोट डालेगा कौन, और दूसरा, कंटेस्टेंट कौन होगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्शन के लिए कौन एलिजिबल होगा, ये दोनों क्वेश्चन का भी आंसर कौन देता है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, मेथड ऑफ इलेक्शन के साथ साथ ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है, वोटर कौन होता है, वोटर्स कौन हो सकते हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन में खड़े कौन हो सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। ठीक है, देखो, डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, कंट्री के जो भी एडल्ट सिटीजन होंगे, एडल्ट सिटीजन, सारे एडल्ट सिटीजन क्या हैं? उनके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या होता है, कंट्री के जो भी एडल्ट सिटीजन्स होंगे उनके पास राइट टू वोट होता है, मतलब कि वो वोट, इलेक्शन में वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे उनको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहेंगे। ठीक, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि सिटीजन्स को ये वोट देने के लिए एलिजिबल होने के लिए बहुत सारे फाइट वगैरह करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे विमेंस को बहुत फाइट करना पड़ा, और मेन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा बाद में उन्हें ये राइट भी मिला। ठीक है, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर थे वो पहले से ही सोच लेते, नहीं, हमें ये चीज़ देखना है, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करना है। इक्वालिटी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इक्वालिटी के तहत क्या होगा, हर एक पर्सन, मतलब कि किसी भी ऐसा नहीं है कि वेल्थ के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इन सारे अकॉर्डिंग नहीं, हर कंट्री का हर एक एडल्ट सिटीजन जो है एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। ठीक है, तो हमारे फ्रेमर्स क्या किए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स क्या किए? गारंटी किए एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया द राइट टू वोट। हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे उन्होंने क्या किया? भारत की हर एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट की गारंटी दी। ठीक है, 1989 तक ये जो एज थी 21 ईयर थी, मतलब कि 21 साल से बड़े जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं। ये कब तक था? 1989। फिर एक अमेंडमेंट लाया गया 1979 में ही, जिसके तहत क्या किया गया, ये उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया। अब क्या हुआ, 18 साल या उससे अधिक पर्सन के पास क्या है? राइट टू वोट है, वो वोट क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया?
देखो वही दिया हुआ, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन द राइट। जब राइट वाला चैप्टर पढ़े थे तो हमने देखा था, ये समझो जो राइट टू वोट है ये क्या दिखा रहा है, इक्वालिटी दिखा रहा है। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इंडिया में वेल्थ यहाँ पे मेंशन भी होगा, नीचे है वेल्थ प्रॉपर्टी, इन सारे बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वोट के लिए, ठीक है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड फर्म बिलीव, हाँ बहुत से लोग ऐसा कहे थे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे राइट टू वोट देना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा और ये मतलब थिंक किए, ये इनका ये बिलीव था कि नहीं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर एक एडल्ट सिटीजन, जब कोई पर्सन एडल्ट हो जाता है तो उसको अपना बुरा भला पता रहता है, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर ने भी यही सोचा कि एक बार पर्सन क्या हो जाए, एडल्ट हो जाएगा, तो उसे डिसीजन लेने का उसके पास जो कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो वो वोट का डिसीजन ले सकता है। यही रीज़न है कि क्या बनाया गया, एक पर्टिकुलर एज लिमिट बनाया गया, जो कि पहले 21 साल था और बाद में चल करके 18 साल हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आगे क्या है, जो पर्सन राइट टू वोट मतलब कि वोट के लिए, वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, वो पर्सन कंटेस्टेंट बनने के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वोट इज इक्वल टू कंटेस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, कंटेस्टेंट। जो पर्सन वोट देने के लिए एलिजिबल हैं वो कंटेस्टेंट के लिए भी एलिजिबल हैं, बट हाँ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अलग अलग एज है, जैसे कहीं पे 25 ईयर्स है, कहीं पे 35 ईयर्स। अब कहाँ पे है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ लोकसभा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया है कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में पर्सन को 25 ईयर्स का एज चाहिए, ठीक है। ठीक, समझ में आया। चलिए, ये सारा वही है जो हमने डिस्कस कर लिया कि किसी और बेसिस पे इन्हें डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, क्लास, जेंडर, इन सारे बेसिस पे पर्सन को डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, ना ही वोट देने से, ना ही कंटेस्टेंट बनने से, ठीक। तो इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है, मतलब कि इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है वो हर सिटीजन के लिए ओपन है। कैसे, समझ में आया ना, क्योंकि किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना ही इनकम के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एडल्ट होना चाहिए, ठीक है। 1989 में क्या सीन हुआ ये तो याद ही होगा आप लोग को, बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि 1989 से पहले 21 ईयर्स, 1989 के बाद 18 ईयर्स कर दिया गया एक अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। देखो क्या है, इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन सिस्टम को बनाए रखने के लिए, मतलब कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, कुछ तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। और एक मेन स्टेप क्या है कि हमारे यहाँ मतलब कि भारत में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, ठीक है, जिससे क्या इंश्योर किया जा सके, फ्री और फेयर इलेक्शन सिस्टम को इंश्योर किया जा सके, ठीक। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, आर्टिकल 324 में, ठीक है। आर्टिकल 324 में क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है कि एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बॉडी होगी जो कि क्या करेगी, इलेक्शन वगैरह को डायरेक्ट करेगी, इलेक्शन पे उसका पूरा कंट्रोल रहेगा, सुपरिटेंडेंस रहेगा, ठीक है। जो भी इलेक्टोरल रोल वगैरह होगा या भारत में इलेक्शंस जो होंगे उनको कंट्रोल करेगी, डायरेक्ट करेगी ये बॉडी, कौन सी बॉडी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पर्टिकुलर ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये जो है क्या, इलेक्शन कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसको दिया गया है कि हाँ आर्टिकल 324 के तहत एक इलेक्शन कमीशन होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो जी, अब इसके बारे में हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इनको असिस्ट करने के लिए हर स्टेट में क्या है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं इन एवरी स्टेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो यूनियन लेवल पे, मतलब कि ओवरऑल मान लो ये हो गया इंडिया, तो इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट बाकी हर एक स्टेट में क्या है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन स्टेट्स हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं जो कि इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है।
एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। इनको ये मत समझ लीजिएगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में मत समझिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो अब हम एक बार इजी वे में देख लेते हैं। ये हो गया मान लो भारत के इस कुछ स्टेट्स, पूरा नहीं कुछ स्टेट। स्टेट का क्या है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये अलग काम करेंगे, ठीक। फिर पूरे पैन इंडिया पे इलेक्शन को देखने के लिए एक बॉडी है, कौन सी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यही हर स्टेट में एक ऑफिसर और होते हैं, कौन ऑफिसर? जिनको क्या कहते हैं? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं। वो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं। तो ये दोनों तो एक साथ हो गए, इलेक्शन चीफ इलेक्शन ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये दोनों तो एक हो गया, समझ लो, ठीक है। बट ये जो अलग हो गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इनको अलग कर दिया। मतलब एक का मतलब ये नहीं दोनों एक हो गए, ये दोनों साथ में काम करते हैं, बट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अलग काम करते हैं। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये दोनों लोग साथ में काम करते हैं, ये अलग काम करेंगे। ये भी है स्टेट लेवल पे ही और ये भी स्टेट लेवल पर ही है, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज़ और है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकल जो इलेक्शन होता है, लोकल बॉडी इलेक्शन, उसको कंडक्ट नहीं करवाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में हर जो इलेक्शन होता है उसको कंट्रोल करती है, एक्सेप्ट लोकल बॉडी इलेक्शन। लोकल बॉडी इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। ये दे रहा है कि ये सिंगल मेंबर है कि मल्टी मेंबर बॉडी है, वही मतलब उसका हिस्ट्री देखते हैं। तो स्टार्टिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या हुआ करती थी? सिंगल बॉडी हुआ करती थी। 1989 के पहले सिंगल बॉडी हुआ करती थी, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक पर्सन थे, ठीक है, सिर्फ एक लोग थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में थे और वही सारी चीज़ें मैनेज करते थे। बट 1989 के जस्ट पहले, ठीक है, समझ लो 1989 में एक जनरल इलेक्शन हुआ, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। देखो यहाँ ग्राफ देखते हैं, 1989 के पहले क्या था? सिंगल बॉडी थी, एक लोग थे। 1989 के में इलेक्शन हुआ समझ लो, उसके बाद 2 लोग को इसमें अपॉइंट किया गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये डबल बॉडी हो गई, मल्टी मेंबर बॉडी, डबल नहीं मल्टी मेंबर बॉडी, ठीक है। फिर तुरंत ही मतलब कुछ ही महीनों बाद हम कह सकते हैं फिर से ये 2 से रिकैंसिल होकर के 1 हो गया, फिर से सिंगल हो गया। बट फाइनली 1993 में फिर से क्या हुआ? 2 इलेक्शन कमिश्नर का गठन हुआ और आज भी ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये मल्टी मेंबर बॉडी है। उसके बाद से ये सिंगल मेंबर बॉडी कभी बनी ही नहीं, ठीक है। समझ में आया ना? 1989 के पहले तो सिंगल मेंबर थी, फिर 1989 में इलेक्शन हुआ तो 2 लोग को चूज़ किया गया, बट ज़्यादा दिन नहीं चला फिर से वो सिंगल मेंबर हो गई। बट फाइनली 1993 में फिर से इलेक्शन हुआ, जिसके बाद से ये क्या हो गई? मल्टी मेंबर बॉडी हो गई और आज तक ये मल्टी मेंबर बॉडी ही है, ठीक। आया समझ में? अब देखो, अब यहाँ पे एक डाउट अराइज हो रहा होगा आप लोग के माइंड में, जब एक से ज़्यादा लोग हैं तो सबके पावर क्या क्या होंगे, इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कि किसके पास कितना पावर होगा। इस चीज़ को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। तो इसको सॉल्व कौन किया? सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन दिया ना, मैटर हैड टू बी सेटल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा? देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन कौन होगा? सबसे पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। ये समझ लो प्रिसाइड करेंगे, ये करेंगे प्रिसाइड, मतलब ये सबसे ऊपर होंगे। लेकिन पावर की बात सुनिएगा, पावर इनका और इनके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर नंबर 1, इलेक्शन कमिश्नर नंबर 2, इन तीनों लोग के पास सेम पावर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रिसाइड कौन करेगा, मतलब कि हेड कौन रहेगा? हेड तो रहेंगे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। लेकिन पावर का क्या सीन रहेगा? इनके जस्ट बाद जो 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, इन तीनों लोग का सेम पावर रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू इलेक्शन एज अ कलेक्टिव बॉडी। इलेक्शन को लेकर के सबके पास इक्वल पावर होगा, ये एज अ कलेक्टिव बॉडी वर्क करेंगे। आया समझ में कि नहीं?
ठीक है। अब बात आती है कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। अब देखो एक चीज़ फिर आया माइंड में, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो ऑब्वियस सी बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है कि नहीं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हो सकता है ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये लोग अपना ही पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करवाएं। ठीक है, तो ऐसा बहुत लोग फिर रिकमेंड किए कि नहीं हमें ये चेंज कर देना चाहिए, और या फिर ये सिर्फ रूलिंग पार्टी नहीं, ऑपोजिशन पार्टी जो है, ऑपोजिट पार्टी है, उनका भी हमें व्यू लेना चाहिए। यही है ना कि डिफरेंट मेथड हमें फॉलो करना चाहिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी कंसल्टेशन लेना चाहिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लेना चाहिए। किस लिए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी यही लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। आया समझ में। चलिए जी, अब हम आगे देख लेते हैं। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों का, ये जिसे अपॉइंट किया गया है, इनका टेन्योर भी दिया हुआ है। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर भी दिया हुआ है। कितना, या तो 6 साल या फिर इनकी उम्र 65 ईयर्स हो जाए। मतलब कि जब अपॉइंट किया गया है उसके बाद 6 साल या फिर 65 ईयर इनकी एज हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब देखो, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको उनका जब डेट कंप्लीट होगा उससे पहले भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे एक केस है, एक केस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टाइम पूरा होने से पहले ही क्या किया जा सकता है, रिमूव तो किया जा सकता है, बट उसके लिए एक शर्त, क्या, दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी रिकमेंडेशन, सॉरी स्पेशल मेजॉरिटी रिकमेंडेशन जो होता है, सॉरी इसको इरेज करो पहले, दोनों हाउसेस में क्या होना चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देना होगा, तब प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को ये लोग प्रोवाइड करेंगे। आया समझ में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टाइम उनका कंप्लीट होने से पहले भी हटाया जा सकता है, बट उसके पीछे एक शर्त है। क्या शर्त है, दोनों हाउसेस से मिला करके स्पेशल मेजॉरिटी का वोट देना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट तक पहुंचाना होगा, तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक, आया समझ में। तो इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही रिमूव किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बहुत सारे पावर्स है। ठीक है, बहुत सारा फंक्शन दिया गया, पावर नहीं फंक्शन। चलिए एक एक करके उन फंक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला वोटर्स लिस्ट को तैयार करना, कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है वोट देने के लिए, कौन से पर्सन एलिजिबल नहीं है, सारा डेटा कलेक्ट करके वोटर लिस्ट को तैयार करना। ठीक है, ये वोट दे सकते हैं, ये वोट दे सकते हैं, ऐसे। ठीक, तो मेन काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये हुआ, वोटर लिस्ट को पूरा अच्छे से अप टू डेट प्रिपेयर करना। ठीक, दूसरा क्या है, इलेक्शन शेड्यूल को तैयार करना, मतलब कि इलेक्शन किस डेट में होगा, नॉमिनेशन कब फाइल होगा, लास्ट डेट फॉर फाइलिंग नॉमिनेशन, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, डेट ऑफ पोलिंग, डेट ऑफ काउंटिंग, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ओवरऑल हम कह सकते हैं नॉमिनेशन से स्टार्ट होकर के, मतलब कौन कौन से पर्सन नॉमिनेट करेंगे ये तो करेगा ही, बट कब से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा, नॉमिनेशन की लास्ट डेट कब होगी, वोटिंग की डेट कब होगी, पोलिंग की डेट कब होगी, काउंटिंग की डेट कब होगी, रिजल्ट क्या होगा, कब डिक्लेयर किया जाएगा, सारी चीज़ कौन फाइनल करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनल करती है। ठीक है, तो 2 फंक्शन हमने देखा कि नहीं, एक तो वोटर लिस्ट तैयार करना, दूसरा इलेक्शन शेड्यूल, मतलब किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक, अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा काम क्या है, फ्री एंड फेयर पोल के लिए जो भी डिसीजन इन्हें लेना हो ये हर तरह का डिसीजन ले सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर होता है, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि फ्री एंड फेयर पोल को इंश्योर करवाने के लिए, मतलब कि फ्री एंड फेयर पोल हो उसके लिए जो भी डिसीजन इन्हें लेना होगा ये ले सकते हैं। मतलब कि ये चाहें तो इलेक्शन को कैंसिल करवा सकते हैं, पोस्टपोन करवा सकते हैं, या तो ओवरऑल कंट्री में या कंट्री के किसी भी स्टेट में, ठीक है, कहीं पर भी जो भी इन्हें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें ज़रूरी हैं फ्री एंड फेयर पोल के लिए, ये काम कर सकते हैं।
कैन पोस्टपोन और कैंसल द इलेक्शन इन इंटायर कंट्री और स्पेसिफिक स्टेट। ठीक है, या तो पूरे कंट्री में या फिर स्पेसिफिक स्टेट में भी ये सारी चीज़ें ये करवा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, पार्टीज को सिंबल वगैरह भी यही देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल वगैरह भी अलॉट करते हैं। आए समझ में, जो भी मेन फंक्शन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे कुछ और भी पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। देखो इलेक्शन कमीशन के पास अपनी बहुत लिमिटेड स्टाफ है, जैसा कि अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग में तो 1 थे, फिर 2 हुए, 3 हुए, ऐसे करके अभी बढ़ रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, पूरे इंडिया में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज हैं उनकी हेल्प से ये इलेक्शन वगैरह को कंडक्ट करवाते हैं। तो आप देखे भी होंगे जब इलेक्शन होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में चला जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में चला जाता है। पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो रहता है, पावर रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज पर। ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी एंड इन रिस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन हैज़ फुल कंट्रोल ओवर देम। इलेक्शन कमीशन का पूरा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर होता है, वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हों। ठीक है, तो इन्हीं की हेल्प से ये क्या करते हैं, इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा ज़रूर। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। ये तो दे रहा है कि ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था तब से लेकर के आज का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट है। ऑब्वियसली बात है, वक्त के साथ जब रेगुलर कोई काम करता है तो धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब बना था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके कंपेयर में आज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तभी तो वो धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करेगा। देखो 1951-52 से 17th लोकसभा इलेक्शन हो गया है, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख लो, पहला एग्जांपल है, इलेक्शन कमीशन हैज़ फेस्ड मैनी डिफिकल्ट सिचुएशन सच एज होल्डिंग इलेक्शन इन मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज लाइक असम, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज जैसे कि असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन सारे जगहों पर इलेक्शन हेल्ड करवाना एक अपने में ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। इन सारी जगहों पर भी बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, इट हैज़ ऑल्सो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन द इलेक्शन प्रोसेस मिड वे इन 1991 when the ex प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी was assassinated during campaigning। देखो यहाँ पर भी जब एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था कैंपेनिंग के दौरान, ठीक है, तो उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा था, इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा था। सोचो कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, पॉपुलेशन अधिक होने की वजह से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इलेक्शन वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पे इलेक्शन को पोस्टपोन करना या री इलेक्शन करवाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, बट ये सारी सिचुएशन को हमारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बहुत ईजी वे में लेकर के उसको हैंडल करने की कोशिश करती है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, in 2002 election commission faced another critical situation when Gujarat assembly was dissolved and election had to be conducted। 2002 में फिर से इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था जब गुजरात असेंबली डिसॉल्व हो गई थी और फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आराम से वायलेंस को कंट्रोल करते हुए स्टेट में फिर से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड करवाई थी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन इलेक्शन बाय स्टेट असेंबली बाय अ फ्यू मंथ्स। ये तो वही उसी का एग्जांपल दे दिया हुआ है गुजरात असेंबली का, बट हाँ एग्जाम्पल है, आपको समझाना था, वो हमने समझा दिया कि कैसे हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था जब बना था और आज के टाइम में उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को हैंडल करता गया और तब आज जा करके इतना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म। ऑब्वियसली बात है, दुनिया में या कहीं पर भी कोई भी इलेक्शन सिस्टम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सब में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, फ्लॉज लिमिटेशंस होती रहती हैं, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, बट डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेन एम क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसको पाने के लिए, इसको अचीव करने के लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिफॉर्म्स होते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कहा जाता है।
इंडिया में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म लाने के लिए मतलब ऐसा बहुत सारा वो दिया गया, सजेशन दिया गया है। तो उन सजेशंस को हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं कि भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन लाया जाए। बट देखो, ये जो रिफॉर्म्स का रिकमेंडेशन दिया गया है, ये माना मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इसे आपको फॉलो ही करना है, ठीक है। बस ये एक समझ लो सजेशन दिया गया है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहला सजेशन क्या है कि एफपीटीपी से हमें पीआर सिस्टम पे स्विच ऑन करना चाहिए। जैसा कि हमने पीछे देखा कि हमारे यहाँ पीआर सिस्टम बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या सजेस्ट किए कि हमें एफपीटीपी से पीआर सिस्टम की तरफ स्विच ऑन करना चाहिए। पहला रिकमेंडेशन ये था। दूसरा क्या था कि विमेंस को पार्लियामेंट और असेंबलीज में 1/3 सीट्स देनी चाहिए, इंश्योर करवानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मनी का रोल बहुत मिनिमम कर देना चाहिए, पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। देखो, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता है, हाँ, इसमें धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या है, कैंडिडेट जो कि क्रिमिनल केसेस से इन्वॉल्व हैं उन्हें इलेक्शन से बार्ड कर दिया जाए, मतलब इलेक्शन से उन्हें क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है। फिर कास्ट, रिलीजियस अपील वगैरह को टोटली बैन कर दिया जाए। देयर शुड बी लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। ओवरऑल क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया, विमेंस को पर्टिकुलर सीट दीजिए, कास्ट वगैरह को हटाइए, जो पर्सन क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं उनको इलेक्शन से पूरी तरीके से हटा दीजिए। यही सारी चीज़ें रिकमेंड की हैं इंडिया के भी इलेक्टोरल रिफॉर्म में। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब क्या है वो भी हमने देख लिया, तो यही है। बट ये तभी पॉसिबल है कब, जब जो लोग इलेक्शन से इन्वॉल्व हैं या पार्टीज, यहाँ पे दिया हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन बी हेल्ड ओनली इफ द कैंडिडेट, parties and those involved in the election process agree to abide by the spirit of democratic competition। जो कैंडिडेट हैं, जो पार्टीज हैं, जो लोग इलेक्शन से इन्वॉल्व है, अगर वो पर्सन चाहेंगे डेमोक्रेटिक कंपटीशन में वो हेल्प करवाएंगे, तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत जल्दी हम चैप्टर 4 भी अपने चैनल पे लेकर के आने वाले हैं। सो थैंक यू गाइज।